आर्टिकल 19 से लेकर, अब देखो मैंने यार राइट टू फ्रीडम पढ़ा दिया आप लोगों को, 19 से लेकर और 22 तक जो है क्या है, राइट टू फ्रीडम। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लोग ना मुझे ध्यान से सुनो, ठीक है? मैं जैसे सिंपल सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूं, टेक्निकल है चीजें, लेकिन मैं सिंपली समझा रहा हूं ना, उसी तरह समझो, बात आपको क्लियर हो जाएगी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मेरी तरफ ध्यान से देखो, मेरी आंखों में देखो, ठीक है? देखो, किताब छोड़ दो। आर्टिकल 19 फ्रीडम की बात करता है, लेकिन किस किस तरह की फ्रीडम की बात करता है? देखो, अब आप इस क्लास को इमेजिन करो, आप लोग आए, मैं क्या दे रहा हूं, स्पीच बोल रहा हूं, एक्सप्रेस कर रहा हूं कुछ, स्पीच एक्सप्रेशन हो गया, ए हो गया स्पीच एक्सप्रेशन, ठीक है? आप लोग असेंबल हुए हो ना, इकट्ठा हुए हो ना, इसको कहेंगे असेंबली। आप लोग एसोसिएशन बना लो, क्या बना लो, एसोसिएशन बना लो, तो असेंबली एसोसिएशन हो गया। लेकिन आर्म लेकर, हथियार लेकर आए हो क्या? तो विदाउट आर्म आओ, मारने मत आना मुझे, ठीक है? एसोसिएशन बना सकते हो, बना लिया। उसके बाद में आप लोग फ्रीली कहीं भी जा सकते हो। अब इसके बाद कहीं घर पे जाओगे, नहीं जाओगे? जाओगे ना, तो मूव करोगे ना, तो मूवमेंट। पहले क्या हुआ, स्पीच एक्सप्रेशन में दे रहा हूं, आप असेंबल हुए हो, आपने एसोसिएशन बनाया है, फिर आप घर जा रहे हो, आप असेंबल हो गए, आपने एक एसोसिएशन बना लिया, अब आप मूवमेंट घर जा रहे हो। मूवमेंट के बाद में फिर क्या होगा, आप घर पे कहां जाओगे, घर जाओगे ना, तो घर मतलब रेजिडेंस, और घर पे रहोगे तो क्या भूखे रहोगे, कुछ काम करोगे, इसको क्या कहते हैं, प्रोफेशन। स्पीच एक्सप्रेशन, असेंबली एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, बात खत्म। कितने हो गए, बोलो भाई? 6 राइट हो गए। स्पीच एक्सप्रेशन एक राइट, असेंबली पीसफुल दूसरा राइट, एसोसिएशन तीसरा राइट, चौथा मूवमेंट फ्रीली, पांचवा रेसाइड, और छठा कोई बिजनेस करना, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, ठीक है? याद हो गया? आप आए, मैंने स्पीच एक्सप्रेशन किया, ठीक है? आप असेंबल हुए, आपने बाद में एसोसिएशन बनाया, आप मूवमेंट किया, आपने घर गए, घर पे कहां गए, घर गए, घर मतलब पहुंच गए, और फिर वहां प्रोफेशन कर लिया, बात खत्म हो गई। इतने राइट्स हैं इसमें। तो प्रोटेक्शन रिगार्डिंग फ्रीडम मानी आपको अधिकार है, हर सिटीजन को अधिकार है स्पीच एक्सप्रेशन का, बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, असेंबल मतलब इकट्ठा होने का, एसोसिएशन बनाने का, मूवमेंट करने का, पूरी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी घूमने का अधिकार है, अपने घर का अधिकार है, अपने घर में रहने का अधिकार है, और प्रोफेशन कोई काम करने का अधिकार है। लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट राइट है? एब्सोल्यूट का मतलब हर सिचुएशन में आपको कोई भी काम करने दिया जाएगा, कहीं भी रहने दिया जाएगा? आपको नहीं, मैं तो शेर की गुफा में जाके रहूंगा, जू में रहूंगा, जमुना में घर बना के रहूंगा, तो मना करेंगे ना भाई? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर देयर, ठीक है? मैं तो प्रधानमंत्री को गाली दूंगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। एक्सप्रेशन, स्पीच एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करोगे, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है इसमें, क्या है? लेकिन 19 क्लॉज 1 के अंदर सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी, सब क्लॉज ई और सब क्लॉज जी, क्योंकि एफ हटा दिया गया। एफ जो था उसको राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको डिलीट करके कहां पहुंचा दिया गया, 300 ए में। कहां पहुंचा दिया गया? दोबारा बताओ, किस में पहुंचा दिया गया है? इसको डिलीट करके कहां पहुंचा है? 300 ए में पहुंचा दिया गया है, ठीक है ना? कौन से अमेंडमेंट में इसको डिलीट करके पहुंचाया गया है? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में। कब पहुंचाया गया है? ठीक है, तो पहले 7 राइट थे, अब कितने राइट हैं? 6 राइट हैं। आर्टिकल 19 के फ्रीडम के अंदर 6 राइट्स हैं। कौन कौन से 6 राइट्स हैं बताओ जरा, ऑनलाइन वाले बता दो यार, मैं खुश हो जाऊं। स्पीच एक्सप्रेशन, बोलने का, आप लोग असेंबल हुए, दूसरा अधिकार असेंबल होने का, देख लो यार थोड़ा सा, एसोसिएशन बनाने का, मूवमेंट फ्रीली, यहां से जब असेंबल हो गया, एसोसिएशन बना तो घर भी तो जाओगे, जाओगे कहां? घर, और घर पे रहने के लिए कुछ खाना पीने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। यानी मुझसे स्पीच सुनो, असेंबल हो जाओ, एसोसिएशन बना लो, ग्रुप बना लो, मतलब एसोसिएशन बना लो, घर जाओ घर, और फिर क्या नाम है, प्रोफेशन, कोई ना कोई काम तो करोगे। तो यही बस इतना याद कर रखना है। लेकिन ये एकदम एब्सोल्यूट नहीं है कि हर सिचुएशन में आप कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है। हर कहीं भी जा सकते हो, ऐसा भी नहीं है। आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होती हैं? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2, कौन सा क्लॉज रहेगा? आगे रहेगा, आर्टिकल 19 में क्लॉज 2 रहेगा
जिसके अंदर ये रहेगा, सुन लो मेरी बात सुन लो, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा कि मतलब जहां कहीं कहीं आपको रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा कि आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं। मेरा स्लाइड का दूसरा स्लाइड खोलो, उसमें 19 में दूसरा स्लाइड, 19 में पहला स्लाइड में जो स्पीच एक्सप्रेशन, दूसरे स्लाइड में है ना कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन इंक्लूड द फॉलोइंग, लिखा हुआ है। अब यहां सुन लीजिए बहुत ध्यान से, स्पीच और एक्सप्रेशन को सुप्रीम कोर्ट को कहा गया बताइए इसमें क्या क्या आता है, क्या पता पूछा गया क्या क्या आता है। तो बोला राइट टू प्रोपोगेट वन व्यू एज वेल एज द व्यू ऑफ अदर, मैं अपना व्यू बता सकता हूं और प्रोपोगेट कर सकता हूं और किसी और का व्यू बता सकता हूं, ये मुझे अधिकार है। दूसरा फ्रीडम टू प्रेस, मैं कुछ भी छाप सकता हूं, मतलब ये नहीं कि किसी को डिफेंड करूं, लेकिन अगर सच्चाई है तो मैं छाप सकता हूं। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट, मैं अपना एडवर्टीजमेंट करा सकता हूं, लेकिन 3 लोग नहीं करवा सकते एडवर्टीजमेंट, डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड सीए, ये लीगली प्रोहिबिटेड है, ये अपनी सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। हॉस्पिटल करता है, डॉक्टर कि मैंने ये ऑपरेशन किया, इसको चीरा और ये मैंने ऐसे ऐसे किडनी निकाल के और ये किया था, मैंने ही सारे ऑपरेशन सफल किए थे, ये कॉमर्शियल, ये सब नोबल प्रोफेशन माने जाते हैं। ये मतलब खासकर डॉक्टर और लॉयर वाला कि आप अपनी सर्विसेज का किसी को न्याय दिलवा दिया तो उसका ढिंढोरा नहीं पीट सकते। आप आपका लीगल अपनी सर्विसेज का या किसी की जान बचा ली तो आप उसका ढिंढोरा नहीं पीट सकते, ठीक है। तो अपनी सर्विसेज का आप जो है एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, ओके। और ये डॉक्टर्स का, लॉयर्स का और सीए का लीगली प्रोहिबिटेड है एडवर्टाइज करना उनकी सर्विसेज। हॉस्पिटल नया खुला है, उसका बोर्ड लगा दिया कि हॉस्पिटल है, ये वो है, मतलब लगाते हैं लोग, लेकिन अब पर्सनली डॉक्टर अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, पर्सनली लॉयर अपनी सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। सीए अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, ये प्रोहिबिटेड है तीनों प्रोफेशन, ठीक है, कानून के तौर पे। राइट अगेंस्ट द टेपिंग ऑफ द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ये भी आपका अधिकार है कि आपका जो है आपकी इच्छा के बिना कोई टेप नहीं कर सकता है, क्या, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ठीक है। अब आप बात करो टेप कर ले कोई। राइट टू टेलीकास्ट दैट गवर्नमेंट हैज मोनोपोली ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपको राइट है टेलीकास्ट करने का, क्या टेलीकास्ट करने का, कोई बात है जैसे कोई गवर्नमेंट का मोनोपोली है, लेकिन अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको भी टेलीकास्ट करने का राइट दिया जाता है, वो जाके वहां स्पीच देता है। राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, आपको अधिकार है, ये भारत कुमार में बोला है कि बंद इलीगल है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज कभी कह देती है ना आज बंद है भारत बंद, तो आपकी जबरदस्ती प्रोफेशन बंद कराने लगते हैं, आपकी दुकानें बंद कराने लगते हैं, ये इलीगल है, वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज, आपको अधिकार है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को जानने का, आप उनसे राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपने ये कैसे किया, ठीक है ना। राइट ऑफ साइलेंस, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, बोलने का अधिकार है तो साइलेंस का भी अधिकार है, ये आप हर जगह प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कोर्ट में आप गए, कोर्ट में खड़े हो, आपको तो वैसे ही अधिकार है वहां पे आपके अपने खिलाफ गवाही नहीं देना है, आपको आपसे कोई एडवोकेट पूछ रहा है, आप चुप हो, आपको बोलने का जरूरी नहीं है कि आप बोलो, हाँ, आप इंट्रोगेशन में भी अगर वो इंट्रोगेशन कर रहे हैं वो ढूंढे, आप मत बोलो, आप ना आंसर दो। राइट टू साइलेंस आपको है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस है, जैसे मैंने फ्रीडम ऑफ साइलेंस है, आपको लोग पहले करते हैं भाई क्या कर रहे हैं, अच्छा बता, अच्छा किसके साथ दोस्ती चल रही है, ऐसे कुछ फ्रेंड्स करते हैं ना, ये हरासमेंट है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, फ्रीडम ऑफ साइलेंस जो है ना वो होता है कि आपको अधिकार है, आप छोड़ सकते हो, ठीक है, चुप रह सकते हो, ठीक है। उसके बाद में राइट अगेंस्ट, ठीक है, हाँ बिल्कुल राइट, आप वो साइलेंस का आपका अधिकार है। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन टू द प्री सेंसरशिप ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में प्री सेंसरशिप नहीं होगा, प्री सेंसरशिप का मतलब समझ रहे हो ना, प्री सेंसरशिप का मतलब क्या है, मतलब आपने न्यूज़पेपर छापने से पहले उसको देख लिया गवर्नमेंट ने कि भाई क्या क्या मेरे खिलाफ तो नहीं छाप रहा है कुछ, तब छपेगा, तो ये नहीं, प्री सेंसरशिप आप नहीं कर सकते, ठीक है। राइट टू डेमोन्स्ट्रेट एंड पिक्टिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, आप दिखा सकते हो, जैसे कार्ड वार्ड दिखाते हैं ना, स्ट्राइक करते हैं, कार्ड दिखाते हैं, वो सब आप कर सकते हो, डिमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, किसी का विरोध दिखा सकते हो, लेकिन स्ट्राइक नहीं कर सकते, आपको राइट टू स्ट्राइक नहीं, राइट टू स्ट्राइक इज इलीगल, स्ट्राइक इज इलीगल, लेकिन हाँ ये है कि आप डिमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, आप क्या नाम है अपनी डिमांड रख सकते हो, ये सब कर सकते हो, लेकिन स्ट्राइक नहीं कर सकते। राइट टू नो अबाउट अ कैंडिडेट इन द इलेक्शन, इलेक्शन के अंदर कोई कैंडिडेट आपके वहां पे खड़ा हुआ है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना आपका अधिकार है,
कि भाई क्या है उसकी क्वालिफिकेशन, क्या है वो, क्या है किस तरह का काम किया, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है सब। तो स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है फ्रीडम के ऊपर, जो मैंने आपको ये बताया है, ठीक है ना। और किसके ग्राउंड पर, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को खतरा हो, सोवरेनिटी ऑफ स्टेट को खतरा हो, या फ्रेंडली रिलेशन फॉरेन स्टेट से खतरा हो, या पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी मॉरलिटी के लिए खतरा हो, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अगला स्लाइड देखिए आप, इसके अंदर देखिए आपको दे रखा है सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अगर खतरे में हो तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अगर खतरे में है तो लगा सकते हैं, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट अगर खतरे में है तो लगा सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी, डिसेंट होना मतलब अच्छा होना, मॉरलिटी नैतिकता अगर खतरे में है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, डिफेमेशन हो रहा है किसी का, आप मतलब किसी के बारे में उल्टा सीधा किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, या कोई ऑफेंस करने के लिए आप भड़काने की कोशिश कर रहे हो, इंसाइटमेंट कर रहे हो किसी को ऑफेंस को करने का, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे आपके रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है। ये कुछ ग्राउंड है कि आपका रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। इसी तरह से फ्रीडम ऑफ असेंबली, अगर आप असेंबल होकर कोई लगता है कि सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा है इंडिया की, या पब्लिक ऑर्डर को आप डिस्टर्ब कर सकते हो, ट्रैफिक वगैरह को डिस्टर्ब कर सकते हो, इसलिए सेक्शन 44 ऑफ सीआरपीसी कहता है और 141 ऑफ आईपीसी कहता है कि आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, लोगों को रोक सकते हो असेंबल होने से, इकट्ठा होने से, ठीक है, रोका जा सकता है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, अगर आपको एसोसिएशन बनाना है, लेकिन वो आप हो सकता है कि आप जो एसोसिएशन बना रहे हो टेररिस्ट एसोसिएशन हो, जो गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर सकती हो, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकती हो, ठीक है, तो ऐसे एसोसिएशन को रोका जा सकता है। अगर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है आपको, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एससी एसटी के एरियाज में जहां पे एसटी को प्रोटेक्ट करना, मतलब शेड्यूल ट्राइब आदिवासी लोग रहते हैं, वहां पे उनको प्रोटेक्ट करना है, उनके इंटरेस्ट को, आप वहां पे जाना चाह रहे हो तो आपको रोका जा सकता है पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ और मॉरलिटी के लिए, क्योंकि हो सकता है आपको जान को खतरा हो, आप रुकी मार दें, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, आपको अधिकार है रहने का कहीं पे भी, लेकिन शेड्यूल ट्राइब वगैरह वाले जो लोग हैं उनके घर पे जाके नहीं रह सकते आप, ठीक है, कि वहां पे उनके जंगलों को जाके काट के रहने लग जाओ, ठीक है। और उसके अलावा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, आपको अधिकार है, लेकिन जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में उसको भी रोक सकते हैं। जैसे आप कहो कि नहीं मैं तो, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे जो है काव बैन है, बीफ बैन है, आपको नहीं मैं बीफ जो है वो बेचूंगा, तो वहां पे आपको रोका जा सकता है, ठीक है ना, क्लियर है। इसी तरह औरतों को, लड़कों, बच्चों को खरीदना बेचना मना है, आपको नहीं मैं तो औरतों और बच्चों को खरीदूंगा बेचूंगा, तो ये प्रोफेशन आपका रोका जा सकता है, क्लियर है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन समझ में आ गया। तो आपको अधिकार है बोलने का, आपको अधिकार है मूवमेंट करने का, आपको अधिकार है यानी स्पीच एक्सप्रेशन का, मूवमेंट का, रेजिडेंस का, प्रोफेशन का, सबका अधिकार है, ठीक है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। आप अगर कोई स्कूल खोल रहे हो, कोई हॉस्पिटल खोल रहे हो, कोई ऐसी सब चीजें करो जो लीगल है वो कर सकते हो, कोई दुकान खोल रहे हो कर सकते हो, लेकिन जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, इससे कोई मतलब किसी को नुकसान हो सकता है, ठीक है, आप सरकारी देसी शराब की दुकान खोल रहे हो तो उस समय आपको रोका जा सकता है, क्लियर है। वहां पे जंगल काट के आप हाउसिंग बनाना शुरू कर दो, रेजिडेंस के लोगों को दूंगा, तो ये नहीं कर सकते आप। और इसके बाद एक आर्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट है, कहिए तो मैं पढ़ाता हूँ, थक गए हो तो ना पढ़ाऊं। आइए, पढ़ना नहीं चाह रही थी, मैंने जबरदस्ती आर्टिकल 19 भी पढ़ा है, एक ही स्लाइड है लेकिन कहानी बहुत अच्छी है, सुन लो। चलो कहानी बता दे रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 20 इंडियन अनकॉन्स्टिट्यूशन का देखिए, एक स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, देखिए 21 नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि लंबा है, 20 देखिए, दो आर्टिकल तो पढ़ाई दूंगा। देखो एक्स पोस्ट फैक्टो लो, अरे थोड़ा सा तुम चल वल लेती ना तो तुम्हें इतना टेंशन नहीं होती, तुम पढ़ने बैठ गई फिर तो उसके बाद इन्वायरमेंट के बाद तो थकी जाओगी। देखो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब ये समझो कि आज जो कानून है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, आज जो कानून है उसी के बिना पर आप किसी को सजा दे सकते हो, आप कानून बदल कर किसी को सजा नहीं दे सकते, नहीं समझे, ऐसे समझो। कहानी पहले सुन लो, कल फिर बताऊंगा इसको, पहले लेकिन अभी ये कल बताऊंगा तो ये सोच के दिमाग मत बंद कर लेना, दिमाग खुला रखो। एज पोस्ट फैक्टो लॉ यानी कि आज जो क्राइम किया गया उसके लिए आज ही सजा मिलेगी, आज के कानून के हिसाब से सजा मिलेगी, आज के कानून के हिसाब से, कल कानून बदल के आप सजा नहीं दे सकते। जैसे मैं जब छोटा था ना तो मैं सोचता था कानून तो बना लेते हैं पार्लियामेंट वाले लोग, पार्लियामेंट वाले कानून बदल देते हैं, तो मैं जो है ना, जैसे मेरे बेटे ने कोई क्राइम कर दिया या मैंने कोई क्राइम कर दिया तो मैं कानून बदलवा लूंगा, मतलब ये नॉलेज नहीं थी, तो मैं सोचता था मैं कानून बदलवा लूंगा और उसके बाद में बच जाऊंगा, ठीक है ना।
तो ये वाली आर्टिकल 20 नहीं पता था, लेकिन इतना मैंने पढ़ा था बचपन में, मतलब 3rd क्लास में था, तो मैंने पढ़ा था कि पार्लियामेंट वाले कानून बना लेते हैं, कानून चेंज कर देते हैं। तो मैंने कहा अरे यार ये तो बड़ा बढ़िया काम है ना। तो क्या है, कानून बदल दो, अभी मर्डर की सजा है फांसी, बोल कि आज 10 दिन के लिए सजा नहीं होगी, इतने दिन से इतने दिन तक जो मर्डर हुए उसके लिए कोई सजा नहीं होगी। तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि उस समय समझ नहीं थी, लेकिन इतना समझिए आप कि आज जो क्राइम हुआ है उसके लिए आज जो कानून है उसके हिसाब से सजा मिलेगी। आप कानून बना के कल बदल के आप सजा नहीं दे सकते। ठीक, एक बात समझ में आ गई। इसका में थोड़ा सा एक चीज और है, लेकिन उसको मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, टेक्निकल है, कि मतलब आपको सजा बढ़ाई गई तो उसका नुकसान आपको नहीं होगा, लेकिन अगर सजा कम की गई तो उसका बेनिफिट मिल सकता है। समझे? जैसे मान लो कि सजा 2 साल थी 3 साल की कर दी गई, तो आपको सिर्फ 2 ही साल की सजा मिलेगी। लेकिन अगर सजा 2 साल थी और आप 1.5 साल कर दी गई है, तो आपको अगर जज चाहे आपकी देख के तो उसको बेनिफिट दे सकता है, यानी सजा कम होने का बेनिफिट दे सकता है, लेकिन सजा बढ़ाने का नुकसान नहीं देगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्या बोलते हैं? पहले तो ये याद कर लो कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। आज जो कानून है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं होगा, यानी कि जो आज कानून है उसी के हिसाब से सजा मिलेगी। कानून बदल के सजा आपको बाद में बढ़ा के सजा नहीं दे सकते। जिस तारीख को जो कानून है उसी की सजा मिलेगी। ठीक है, बात क्लियर? आज 14 तारीख है। आज जो कानून है, यहां तक आपको याद होगा कि रेप की सजा 7 साल थी जब निर्भया केस हुआ था। निर्भया केस हुआ, रेप की सजा। अगर वो और लड़की मर नहीं जाती, सिर्फ रेप होता, तो चाहे आप कितनी भी कैंडल निकाल लेते, कितनी भी मोमबत्तियां निकाल लेते, कितनी भी प्रोटेस्ट कर लेते, लेकिन सजा उन लोगों को क्या होती? सिर्फ अगर रेप होता, मरती नहीं हो, तो उनको 7 साल की सजा। उसके बाद की जो क्राइम होते, अगर आप कानून बदल देते, तो जब कानून बदल देते तब जो क्राइम होते उतने उनके लिए वो टफ सजा होती, चाहे लाइफ इंप्रिजनमेंट या मौत की सजा तब हो सकती थी जब आप कानून बदल देते। यानी जिस तारीख को जो कानून है उस दिन जो क्राइम हुआ है वही सजा मिलेगी। आप कानून बदल के आगे उनकी सजा बढ़ा नहीं सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। क्लियर? ये बात पहले बात बताओ, सबको समझ में आ गई? क्लॉज 1 आर्टिकल 20 क्लॉज 1। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 समझ में आ गया कि आज जो क्राइम हुए हैं उनके लिए आज जो सजा है वही दी जाएगी, सजा बढ़ा के नहीं दी जा सकती है। कल जो कानून बनेगा उसके हिसाब से सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, दूसरा है एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। नो पर्सन, सेकेंड है नो डबल जीओपार्डी। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक बंदे को एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन एक ही क्राइम का मतलब यह मत समझिएगा सिमिलर क्राइम, जैसे तुमने एक मर्डर किया और फिर दूसरे का मर्डर कर दिया, फिर तीसरे का मर्डर कर दिया, बोला तो सेम, तो सब सेम तो क्राइम है, मर्डर ही तो है एक ही साथ, ऐसा नहीं। ठीक है ना? अगर कोई बंदा सेम क्राइम का मतलब एक क्राइम और वो सिमिलर क्राइम है, सेम क्राइम नहीं है, इसीलिए मैंने सिमिलर और सेम को फर्क समझ लो। सेम क्राइम का के लिए 2 बार, और ये भी ध्यान रखिए 2 बार सजा देने का मतलब क्या है। कंपीटेंट कोर्ट, मान लीजिए कि आपने कोई क्राइम किया, सिंपल वर्ड में समझिए, कंपीटेंट कोर्ट ने आपको, कंपीटेंट कोर्ट है, आप गए और आपने 2 झापड़, क्या नाम है, आपको उसने बोला, क्या नाम है, जज ने कि इसको 2 झापड़ मारो। ठीक है, बस इतना सजा दे दी कि 2 झापड़ मारो। कंपीटेंट कोर्ट है, उसने बोला कि 2 झापड़ मारो और छोड़ दो। 2 झापड़ आपको पड़ गए, इनके खिलाफ आपने कोई क्राइम किया था, 2 झापड़ पड़ गए ना, अब ये क्राइम हो गया। अब इनको लगता है कि यार ये सजा तो बड़ी कम हुई, 2 झापड़ में क्या हो गया, अब ये अपील नहीं कर सकते क्योंकि वो सजा मिल चुकी है, अब दोबारा सजा नहीं मिल सकती। ठीक है, लेकिन अगर ये सजा नहीं हुई होती, मान लो मैं एक लोअर कोर्ट ने सजा दिया, अब सजा से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपील कर देते हैं हाई कोर्ट में, सजा भी मिली नहीं है, 2 झापड़ लगे नहीं है, तो ठीक है, तो सजा मिल गई, तब दोबारा सजा नहीं मिलेगी। एक क्राइम के लिए 1 बार सजा, दोबारा सजा नहीं हो सकती। नहीं पता चला घर वाले जैसे करते, भाई आया इसने ये गलती की, भाई से पिटवाया, फिर पापा आए पापा से पिटवाया, फिर मम्मी आई मम्मी से, ऐसा नहीं, एक से ही पिटेगा कोई, और पिट गया अगर, वो भी कंपीटेंट अथॉरिटी अगर है, अगर उसे पिट गया, जैसे भाई मान लो बड़ा भाई कंपीटेंट अथॉरिटी है, बाप कंपीटेंट अथॉरिटी है, माँ कंपीटेंट अथॉरिटी, इनमें से किसी एक ने पीट दिया ना तो बोल दो डबल जीओपार्डी है। एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं भुगतूंगा। मम्मी ने पीट दिया तो पापा नहीं पीटे। ठीक है, मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन है।
या तो मान लो कि मम्मी कंप्यूटर अथॉरिटी नहीं है या पापा कंप्यूटर अथॉरिटी नहीं है। अगर कंप्यूटर अथॉरिटी है तो एक बार ही पीटूंगा, दोबारा नहीं पीटा। कोई भी डिसाइड कर लो कौन पीटेगा, ठीक है? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक बार सजा मिलनी चाहिए। एक बार मिल गई, फिर अगले दिन तुमने फिर वो याद दिलाया तूने वो क्राइम किया था, अभी तो सजा मिल चुकी है ना, अब फिर क्यों मार रहा है? क्लियर? डबल जियोपार्डी, क्लियर? ये गवर्नमेंट के खिलाफ है, मतलब एक बार कोई क्राइम किया किसी ने तो उसको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी को भी नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। वैसे मम्मी लोगों की आदत बड़ी होती है, बच्चा सीख ले बचपन में ही डबल जियोपार्डी, तो पता चले मम्मी ने जैसे शिकायत की, अब मान लो इज़हार ने कोई बदमाशी की, मम्मा ने पीटा, फिर शिकायत की कि पापा आने दो, पापा को बताती हूँ। अब पापा आए तो बच्चा बोल रहा है पापा आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डबल जियोपार्डी। चुप, ये क्या बोल रहा? नहीं, एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। ठीक है? उसके बाद में देखो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते आप, मारपीट के किसी भी तरह से, ठीक है ना? अपने ही खिलाफ गवाही देने से मजबूर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जैसे अब मैंने क्राइम किया या आपने क्राइम किया तो जो इल्जाम लगाएगा वो साबित करेगा। आप चुपचाप बैठे रहो, साबित करो। तुम कह रहे हो ना मैंने ऐसा किया है तो साबित करो, जाओ सबूत लेकर आओ। मुझे मार भी पीट नहीं सकते आप, और मुझे मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए, अच्छा पुलिस वाले मारते हैं ना, सुना होगा कि उनको जब रिमांड देते हैं, जिसको बोलते हैं जुडिशियल, वो क्या नाम है आपका, पुलिस कस्टडी, पीसी जब मिलती है तो लोग मारते हैं रिमांड। वो मारते किस लिए? कबूल कराने के लिए नहीं, उनको पता है कि तूने क्राइम किया नहीं किया। वो कहते हैं हथियार कहाँ छुपाया है, वो हथियार लाके साबित करेंगे कैसे किया था, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लेकर साबित करेंगे, सबूत निकलवाने के लिए मारते हैं। अगर सबूत नहीं है ना, तुमने पुलिस से कह दिया साहब हाँ हमने क्राइम बहुत किया है, हमने ऐसे ऐसे किया था, ठीक है, पुलिस को कह दिया, पुलिस को दिया गया बयान बेकार है। आपने पुलिस को बयान दे दिया कि साहब मैंने ऐसा ऐसा क्राइम किया, ठीक है, पुलिस ने मारना छोड़ दिया, ठीक है। वैसे पुलिस वाले इतने बदमाश होते हैं, जब तक वो निकलवा नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मान लो मारना छोड़ दिया। वैसे ये भी है कि एग्जामिनेशन कराएगी पुलिस, मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगी, कहीं मारा पीटा तो नहीं किया है, वो मजिस्ट्रेट देखेगा, वो सब है। लेकिन आपको पता है प्रैक्टिकल क्या होता है, मार नहीं सकते लेकिन प्रैक्टिकली क्या है। अब मान लीजिए कि पुलिस के सामने आपने बचने के लिए कह दिया कि हाँ साहब मैंने मर्डर किया, मैं कन्फेशन कर लूंगा, ठीक है। आप गए मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट ने पूछा हाँ भाई बताओ, बोला साहब हमें मार रहे थे, ये वो पुलिस वाले कह रहे हैं ये बयान इसने दिया है कि सर मैंने मर्डर किया है। तो पुलिस वाले मजिस्ट्रेट कहेगा तुम्हारे सामने बयान दिया है, हाँ बताओ ये सही कह रहे हैं? ओके, नहीं साहब ये तो मार रहे थे तो मैंने कह दिया था। हट हट, पुलिस वालों को ही डांट के भगा दो, ठीक है, क्योंकि पुलिस वालों के सामने दिया गया बयान इज नॉट अ बयान। पुलिस की गवाही और वकील की गवाही मानी नहीं जाती। वकील मतलब ये नहीं जब आपने जो केस की ब्रीफिंग ली है उसमें वकील, जैसे मान लो कि तुम मेरे पास पहले केस लेकर आए, तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, ठीक है, कि ऐसे ऐसे सर मैंने क्राइम किया है। अब मैंने तुम्हारी ब्रीफिंग अगर ले रखी है तो मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दे सकता एज अ वकील, अगर मैंने एक ब्रीफिंग ले रखी है। लेकिन अगर मैं एज अ इंसान मैंने कोई चीज देखी है तो मैं दे सकता हूँ, वकील हूं। लेकिन अगर किसी वकील ने ब्रीफिंग ले रखी है तो वकील की और पुलिस की गवाही नहीं मानी जाती। जैसे मान लो कोई वकील है, उससे आपने जाके पूरी पूरी राम कहानी सुना दी, अब फीस वीस का लफड़ा हो गया, आपने उसके यहाँ से नहीं किया, केस नहीं करवाया, पता चला वो आपके खिलाफ गवाही देने को खड़ा हो गया, तो उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। इसी तरह पुलिस को दी हुई गवाही नहीं मानी जाती, ठीक है। किसकी गवाही मानी जाती है? जो मजिस्ट्रेट के सामने आपने कहा, उसमें भी मजिस्ट्रेट आपको बस समझाएगा कि सर बेटा कन्फेशन नहीं करो, तुम्हारे खिलाफ चला जाएगा, तुम मत कहो कि तुमने मर्डर किया, इनको साबित करने दो, लाने दो प्रूफ। अगर ये प्रूफ ले आएंगे तो मैं दे दूंगा सजा, नहीं लाएंगे नहीं दूंगा सजा। हर इंसान इनोसेंट है जब तक कि उसको गिल्टी प्रूफ ना कर दिया जाए एविडेंस से। तब आप कहोगे कि सर ये क्या फिर ब्रेन मैपिंग करते हैं, लाई डिटेक्टर यूज करते हैं, ऐसा भी तो करते हैं कि झूठ तो नहीं बोल रहा है, ऐसा करते हैं ना, तो वो भी तो अपने खिलाफ गवाही दे रहा है। वो उसको माना नहीं जाता एविडेंस, वो सिर्फ ब्रेन मैपिंग करते हैं या वो निकाल आते हैं कि सबूत मिल जाए कहीं से, लाई डिटेक्टर में बिठाते हैं कि हाँ भाई तू बता सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, तो उनको समझ जाएगा सच बोल रहा है तो यार हथियार इसके पास नहीं है, उससे हथियार लेकर आएंगे। वो जो स्टेटमेंट वो दे रहा है कि मैंने मर्डर किया है नहीं किया, उसको एज एविडेंस एविडेंटरी वैल्यू उसकी नहीं है। हाँ आपसे क्या ले सकते हैं? पैसिव ले सकते हैं, जैसे आपका डीएनए ले लिया, डीएनए मैच करवा दिया, फिंगरप्रिंट ले लिया, ये सब ले सकते हैं। आपको जुबान से कहलवा नहीं सकते। आपका खून ले लिया उससे साबित किया, आपका फिंगरप्रिंट ले लिया उससे साबित किया, ये सब परमिटेड है, ठीक है।
कौन सा केस है? सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कहा गया है कि ब्रेन मैपिंग, लाइट डिटेक्टर, नार्कोटिक टेस्ट ये सब परमिटेड नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं या फिंगरप्रिंट ले सकते हैं, ये सब अलाउड है, ठीक है। लेकिन डाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग को एविडेंस नहीं माना जाएगा। आप करवा लो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ हम सही सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा, मारने से अच्छा है करवा लो कि सच बोल रहा है, तो इसके पास सबूत नहीं है तो क्या ढूंढेंगे इसके पास, ठीक है। लेकिन ठीक है ना। अब एक क्लॉज और है आर्टिकल 20 का, नमो जुडिस इन क्वासा सुआ ऑडी अल्टम पार्टम। तो ये नमो जुडिस, ये नेमो डेविस बिच वेक्स रे, ये मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी ये बता दे रहा हूं, इतना ध्यान रखो कि डबल जियोपार्डी में अगर किसी को एक्विटल दे दिया गया है, छोड़ दिया गया, ठीक है, तो उसके खिलाफ अपील हो सकती है। छोड़ दिया मतलब मान लो को सजा नहीं हुई, लेकिन अगर सजा मिल गई है तब नहीं दोबारा सजा मिलेगी, ठीक है ना। एक्विटल पे नहीं, एक्विटल मतलब सजा मिल गई। क्लियर? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। फिर हम, अगर आपको नहीं समझ में आई तो इसको कल मैं और बताऊंगा, लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिसको मैं कल डिस्कस करूंगा, अभी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग थके हुए हो। लेकिन क्या समझ में आया? आर्टिकल 20 में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तीनों रट्टा मारो। क्या क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, आज के क्राइम के लिए कल लॉ बदल के सजा नहीं दे सकते। नो डबल जियोपार्डी, एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते, ठीक है। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने खिलाफ किसी को गवाही देने पे मजबूर नहीं कर सकते। दे हैव प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। किस चीज के लिए प्रोटेक्शन करना है? कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के लिए, ठीक है। क्लियर है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस का मतलब क्या समझ रहे हैं कि कोई ऑफेंस आपने किया तो वहां पे या किसी तरह का कोई ऑफेंस हुआ, कमिट हुआ, तो उसमें आपके क्या अधिकार है, यानी जो ऑफेंडर है उसके भी अधिकारों की बात की जा रही है, ठीक है। तो सिटीजन है तो पहला जो है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है। इसका मतलब समझते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब क्या होता है कि सिंपल वर्ड्स में समझो कि आज किए गए क्राइम के लिए, ठीक है, जो आज आपने क्राइम किया है उसके लिए आपको कल कानून बना के आप सजा नहीं दे सकते, ठीक है। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन इन law in force at a time of the commission of that act charged as an offense, nor be subject to the penalty greater than which might have been inflicted under the law in force at a time of commission of the offense। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का जो ऑफेंस है, ठीक है, किसी भी तरह का अगर आपने ऑफेंस किया है तो जैसे मान लीजिए उसमें 2 साल की सजा है, आज पर्टिकुलर डे पे लिखा हुआ है कि 2 इयर्स की इनको पनिशमेंट मिलेगी। अब कल आप कानून बदल के 3 साल कर दें सजा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसको 3 साल की सजा मिलेगी, ठीक है, उसको 2 ही साल सजा मिलेगी, क्योंकि 2 साल जो है वो आपके एट अ टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम आपका वही था। तो ग्रेटर पनिशमेंट नहीं दे सकते, कम दिया जा सकता है लेकिन ज्यादा नहीं दिया जा सकता। एक तो पेनाल्टी ग्रेटर देन दैट नहीं दिया जाएगा, दूसरा एट द टाइम ऑफ, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस टाइम कमीशन हुआ, जिस टाइम क्या नाम है ये यहाँ पे एक्ट हुआ है, उस टाइम क्या वो था, ठीक है, एक्ट करने के टाइम पर, ऑफेंस करने के टाइम पर, ठीक है, क्या लॉ का वो था, मतलब क्या लॉ था, तो कौन सा लॉ इन्फोर्स था। तो एक तो टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है, दूसरा पनिशमेंट ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। और ये बात एकदम वो है, अगर कानून बदला गया है तो उसमें अगर बेनिफिट ऑफ रिडक्शन है तो वो हो सकता है, लेकिन मतलब ज्यादा पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। अब इसमें यह है कि व्हेन आर्टिकल 21 क्लॉज 1 डज नॉट अप्लाई, जब आर्टिकल 21 क्लॉज 1 किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है? एक तो प्रोसीजरल लॉज पे अप्लाई नहीं होता। प्रोसीजरल लॉज का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जैसे क्या होता है ना कि लॉ ऑफ प्रोसीजर होता है। लॉ ऑफ प्रोसीजर मतलब कि जैसे कि सीआरपीसी होता है ना, आपने देखा होगा, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड। क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड जो होता है उसमें प्रोसीजर होता है, तो प्रोसीजर के ऊपर यह कानून अप्लाई नहीं होता, प्रोसीजर बदला जा सकता है। जैसे कल कोई और प्रोसीजर था, आज कोई और प्रोसीजर ले सकते हैं, क्योंकि प्रोसीजर आपकी सहूलियत के लिए होता है, तो प्रोसीजर में अप्लाई नहीं होता। दूसरा, अगर पनिशमेंट रिड्यूस किया गया 2 साल से, अगर 1-1.5 साल किया गया तो जज साहब चाहे तो 1.5 साल उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है, मतलब रिडक्शन का बेनिफिट दे सकते हैं। और ये सिविल लॉज पे अप्लाई नहीं होता। सिविल लॉज जो है यानी कि आपका यह है कि जो क्रिमिनल लॉज होते हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है, सिविल लॉज पे अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई टैक्स क्राइम किया हुआ है, कोई सिविल रॉन्ग किया हुआ है, तो कानून आज बदल के कल के लिए भी आपसे पैसा वसूल सकते हैं। और ऐसा किया भी गया है कई बार। रेट्रोस्पेक्टिव कहा जाता है इसको। क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब यह है
और ये जो लॉज हैं ये प्रोस्पेक्टिव लॉ है। प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे आगे देखा जाएगा, पीछे नहीं जाया जाएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है, जब सिविल रॉन्ग होता है, अगर ये क्रिमिनल रॉन्ग है तो पीछे नहीं जाते हम। लेकिन अगर सिविल रॉन्ग है, जैसे कि बहुत दिन तक आपने कुछ टैक्स में लूप होल ढूंढ के पैसा बचाया हुआ है टैक्स का, तो आपने जितने दिन भी बचाया हुआ है वो पूरा कैलकुलेशन करके जब से आप हरकतें कर रहे हैं तब से पुराना, आज कानून बदल के पुराना भी हिसाब किताब चुकता किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपका वो है। आपको ये क्या में आपने कभी सुना भी होगा कि रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने 2007 तक कोई भी मतलब जब से कंपनी बनी है तब से वो जीरो पे प्रॉफिट दिखा देते थे सीए वगैरह बिठा के, और कोई भी टैक्स नहीं देते थे, टैक्स बचा लेते थे, बहुत ज्यादा टैक्स बचा लेते थे। बाद में जो है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स वगैरह जब लाया गया, उसको सही से इम्प्लीमेंट किया गया, तो पुराना भी उनसे टैक्स वसूला गया। 1975 के बाद से जितने भी उनके मतलब टैक्स थे वो सब वसूला गया उनसे। तो ये चिदम्बरम ने जब उसको लॉ ड्राफ्ट किया तो ये इस तरह से किया जा सकता है, यानी पीछे का भी अगर आपने टैक्स बचाया है लूप होल्स ढूंढ के तो आपसे दिया जा सकता है। यानी सिविल रॉन्ग के लिए तो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है, लेकिन क्रिमिनल रॉन्ग के लिए, जैसे आज आपने कोई क्राइम किया, चोरी की 2 साल सजा है, तो 3 साल अगर आज बदल गई है सजा, तो आपको 2 ही साल की सजा मिलेगी। जो पहले क्राइम जो था आज पनिशमेंट बढ़ा के आपको सजा नहीं दी जाएगी। एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम पनिशमेंट है, वही पनिशमेंट। एक तो ये पहला वाला पॉइंट हो गया एज पोस्ट फैक्टो लॉ। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्लॉज 1। यस सर। यस सर। ठीक। नो डबल जीओ पार्टी, अंधा कानून मूवी देखी आप लोगों में से किसी ने? अमिताभ बच्चन की मूवी है अंधा कानून, नहीं सर। नहीं देखी? अच्छा चलो, बहुत पुरानी फिल्म नहीं देखी होगी। अंधा कानून में एक चीज दिखाया है कि वो किसी बंदे को मतलब दिखाकर किसी बंदे के एक अमिताभ बच्चन जो होता है उसको सजा दिलवा देते हैं, उसको मतलब ये दिखाकर कि एक पर्टिकुलर बंदे को उसने मारा है। ठीक है, उसका चेहरा वगैरह डिसफिगर कर देते हैं और उसको मतलब ऐसे कर देते हैं कि वो पहचान में नहीं आता, और ये साबित कर देते हैं कि वो इंसान को उसको इन्होंने मारा है। ठीक है, जबकि वो नहीं होता है, वो बंदा होता ही नहीं है। ये किसी को मारने की धमकी देते हैं और जो है उसके बाद में उसको दिखा देते हैं कि वो बंदा था, उसको इन्होंने मार दिया है, और इसके लिए इनकी सजा हो जाती है 20-20 साल की सजा, उम्र कैद की सजा हो जाती है। लेकिन वो फिर अपने कंडक्ट लगा के वजह से सजा वजा काट के 20-20 साल में बाहर आते हैं। तो फिर वो बंदा मिलता है और फिर उसको लास्ट में वो मार देता है। तो इसका मतलब फिर वही लास्ट में कहता है कि एक ही क्राइम के लिए आप मुझे 2 बार सजा नहीं दे सकते। मैंने इसी बंदे को मारने की आपने मुझे सजा, जब मैंने इसको नहीं मारा था मुझे ऑलरेडी सजा हो चुकी है, तो अब मैंने इसको मार दिया तो मुझे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अंधा कानून है ये एक तरह से उस मूवी के अंदर ये चीज दिखाई। तो ये जिसी के ऊपर बेस्ड है कि नो डबल जियो पार्टी, मतलब एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकती। एक ही क्राइम का मतलब सेम क्राइम है, सिमिलर क्राइम नहीं है कि मतलब आप कहो कि यार मैंने आज चोरी की थी अब कल चोरी करूंगा तो मुझे उसकी सजा नहीं मिलेगी। नहीं, उस चोरी के लिए जो आपने की थी, जिस चोरी की आपको सजा मिल चुकी है उसकी सजा नहीं मिलेगी। राइट, यानी कोई भी जो आपने चोरी किया, कोई जुल्म किया, जो जिस जुर्म की आपको सजा मिल चुकी है उसकी सजा आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मुझे किसी भी चोरी की सजा ना मिले तो ऐसा नहीं होगा। अरिगड़ी, अगर कोई ये बात कहता है कि मैं अब एक बार चोरी कर ली तो सजा मिल गई, अब चाहे जितनी चोरियां करूं, तो वो सिमिलर ऑफेंस होगा, सेम ऑफेंस नहीं होगा। सेम मतलब वही सेम क्राइम, सेम बंदे का मर्डर, सेम बंदे को परेशान करना। ठीक है, तो इसके लिए एक मैक्सियम, लीगल मैक्सियम है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्या लीगल मैक्सियम है? नमो डेबिट बिस विक्सरे। ठीक है, नेमो डेबिट बिस विक्सरे। ठीक है, एक ये याद देखिएगा, नेमो डेबिट बिस विक्सरे, नो मैन शैल बी पुट ट्वाइस इन पल्स। ठीक है, इन पैरिल फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, सेम ऑफेंस के लिए एक बंदे को मतलब 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, और इसमें पहला ऑट्रोफाइस कन्विक्ट और ऑट्रोफाइस एक्विटल। ऑट्रोफाइस कन्विक्ट का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी अगर कन्विक्ट हो गया तब, यानी ये अप्लाई तब होगा जब किसी को सजा हो चुकी है। जैसे कंपिटेंट कोर्ट ने अगर सजा दे दी है और सजा हो गई, उसने सजा काट ली, ठीक है, तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि सजा काटने के बाद भी नहीं उसको कम सजा मिली थी दोबारा सजा दो, ऐसा नहीं कर सकते आप अगर कन्विक्ट हो गया है। लेकिन अगर कन्विक्ट नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है? कन्विक्ट नहीं हुआ है, एक्विटल है, छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो एक्विटल के केस में, ठीक है, एक्विटेड ऑन द चार्ज फॉर द सेम ऑफेंस 301, ठीक है, 301 सीआरपीसी के अंदर यह है। ऑट्रोफाइस
एक्विटल के ऊपर है। एक्विटल मतलब किसी बंदे को अगर चार्ज से छोड़ दिया गया है और उस केस में जो है आप कह रहे हैं आप कि ये तो छूट गया था लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, आप दोबारा एविडेंस लेकर आते हैं तो उसको सजा हो सकती है। मतलब ये डबल जियोपार्डी वाला कॉन्सेप्ट ये तब है जब सजा हो चुकी हो। अगर सजा नहीं होती है तो फिर आप बच जाओगे, तब आप नहीं बचोगे। सजा नहीं हुई है तो आपके ऊपर केस हो सकता है, अपील हो सकती है, लेकिन अगर सजा हो गई, उसने सजा काट ली, फिर आप दोबारा से उसको सजा नहीं दिला सकते। आसान सी बात है, समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। ये लीगल मैक्सिम जो होता है लैटिन में होता है, तो इसको भी आप अगर लिखेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नमो डेविड विद एक्सरे, इसका मीनिंग मैंने लिख दिया है। नो मैन शैल बी पुट ट्वाइस इन द पर्ल फॉर द सेम ऑफेंस। और ऑट्रोफॉइस कन्विक्ट मतलब हो गया सजा हो जाना। ऑट्रोफॉइस यानी ऑलरेडी सजा हो चुकी है। ऑट्रोफॉइस एक्विटल यानी चार्ज, एक्विटल मतलब छोड़ दिया गया है, सजा नहीं हुई है। तो सजा नहीं हुई है तो चार्ज हो सकता है, लेकिन अगर सजा हो गई तो दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने सजा दे दी है तो दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? यस यस सर। चलिए, अब एक होता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या होता है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी कि नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself। किसी इंसान को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है? अपने खिलाफ गवाही देने का मतलब क्या है? भाई आपने इल्जाम लगाया कि मैंने कोई क्राइम किया है, मैंने कुछ गड़बड़ किया है, मैंने कोई गलती की है, तो साबित कौन करेगा भाई? आप ही को साबित करना पड़ेगा कि कोई और साबित करेगा? बताइए, कौन साबित करेगा? इल्जाम जिसने लगाया वो साबित करेगा। ठीक है? ये सर, जो मैं पर्सन होता है वो तो पहले बेकसूर ही साबित रखता है, जिसको साबित जो जो क्लेम करेगा उसको भी बताना पड़ेगा ना सर। हाँ, तो जो बंदा है उसको जज जो है प्री एज्यूम्पशन ऑफ इनोसेंस के साथ बैठेगा। वो ये कहेगा कि भाई देखो मेरे सामने जो बंदा लाया गया है ही इज इनोसेंट। ठीक है? उसको यही सोचना है, जज को यही सोचना है कि द पर्सन हु इज ब्रिंग टू मी इज द इनोसेंट पर्सन। हमने इसने कोई क्राइम नहीं किया है। फिर आपको कॉन्ट्रेरी प्रूफ हो और वो पर्सन भी चुप रहेगा। उसको जब तक आप गिल्टी प्रूफ नहीं कर देंगे तब तक उसको इनोसेंट समझा जाएगा। तो अपने ही खिलाफ किसी को गवाही देने से इंसान मजबूर नहीं कर सकता। अगर आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है तो साबित भी आप ही करोगे कि मैंने कुछ गलत किया है। ठीक है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, पर्सन accused of any offense shall be compelled, ठीक है, टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई किसी भी इंसान को आप कंपेल नहीं कर सकते अपने खिलाफ गवाही देने के कि नहीं आप मजबूर करो। अगर कन्फेशन भी कोई बंदा करता है तो उसके लिए भी जज साहब की ड्यूटी होती है कि जज साहब उसको बताएं कि देखिए भैया कन्फेशन मत करिए, अगर आप कन्फेशन करेंगे तो आपके खिलाफ ये बात चली जाएगी और मैं आपको उसकी सजा दे दूंगा, इसलिए उसको साबित करने दीजिए, आप खामोश रहिए। ठीक है? ये है। तो इसमें ये है कि आपको लाइट डिटेक्टर इसलिए इसमें मना नहीं है, मना है इन साल्वी वर्सेस क्या नाम है कर्नाटका केस के अंदर। बस ये बात कही गई है कि ब्रेन मैपिंग आप करवा लीजिए, ब्रेन मैपिंग, उससे सबूत निकालिए। ब्रेन मैपिंग में अगर वो बंदा कहता है मैंने क्राइम किया है तो भी आप उसको मानेंगे नहीं, एज एविडेंस एक्सेप्टेड नहीं है। लाइट डिटेक्टर, नारकोटिक टेस्ट, ये सब जो है आप परमिटेड नहीं है एज एविडेंस। एविडेंस इसको नहीं लिया जाएगा। इससे आप एविडेंस निकालने के लिए अगर वो नारकोटिक टेस्ट कराते हैं तो सिर्फ एविडेंस निकालने के लिए कि कहीं एविडेंस कहाँ से मिल जाएगा, लेकिन इसको एविडेंटरी वैल्यू नहीं होती। लेकिन हाँ, आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या ब्लड सैंपल ये सब ले सकते हैं आपसे। ठीक है? इसमें आपने ये पैसिव तरीके से आप जो है दो चीजें अलाउड है, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसी चीज को मैच करने के लिए, या आपके हाथ की फिंगरप्रिंट या आपका ब्लड सैंपल, ये सब लिया जा सकता है। लेकिन लाइट डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, नारकोटिक टेस्ट करके आपने जो बोला उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एज एविडेंस। तो ये अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। बात आ गई समझ में? यस सर। यस ये सर। सर आर्टिकल ये तो वो ये हाँ सर ये वो वाला कॉन्सेप्ट हुआ ना सर, ये नो वन इज ए क्रिमिनल अंटिल प्रूवन गिल्टी। अंटिल प्रूव गिल्टी, इसको कहते हैं प्रीजम्पशन ऑफ इनोसेंस। नो वन इज क्रिमिनल अंटिल प्रूव गिल्टी। तो यही प्रिंसिपल है। तो इसकी यानी अपने ही खिलाफ किसी को गवाही देने पर मजबूर नहीं कर सकते। उसको जो आपने कॉन्सेप्ट बोला दैट इज प्री एज्यूम्पशन ऑफ इनोसेंस। ठीक है?